नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जंगीड़ है। मैं आज आपको चेक बाउंस के मामले में किसी भी व्यक्ति को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को आप चेक देते हैं, तो आपको क्या-क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके अलावा कई बार क्या होता है, कई व्यक्तियों को ये डर बना रहता है कि पुलिस मेरे घर पे आएगी और मुझे उठाकर ले जाएगी और डर बना रहता है, तो कुछ समय के लिए आप रिलीफ ले सकते हैं। उसके बारे में आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम तो क्या है, कोई व्यक्ति किसी को भी चेक देता है, वो चेक खाली नहीं देना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको खाली चेक कभी भी किसी भी मामले में आपको नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार लिए 1 लाख रुपए और उस व्यक्ति ने उसमें 10 लाख रुपए भर लिए। जब कोर्ट में जब मुकदमा चलता है, तो क्या करेगा, अपने अधिवक्ता के माध्यम से 143 के एनआई एक्ट में एक प्रार्थना पत्र लगाएगा कि सर मुझे जो मूल राशि है उसका 20% राशि अंतरिम प्रतिकर के रूप में दिलवाई जाए। अगर कोर्ट द्वारा अगर आदेशित कर दिया जाता है 20% या 10%, तो क्या है कि जो राशि आपकी थी, मूल राशि थी, उसको तो उसने 20% में प्राप्त कर लिया। इसलिए कई बार क्या होता है, कोर्ट को भी नहीं पता होता है कि इसमें एक्चुअल में कितने रुपए लिए गए थे और कितने रुपए आपके मांगता है। तो उसके लिए सर्वप्रथम क्या ध्यान रखना चाहिए कि खाली चेक नहीं देना चाहिए। दूसरी बात क्या ध्यान रखना चाहिए, इस बात को बचने के लिए आपको नोटिस का जवाब देना चाहिए। नोटिस के जवाब में क्या होता है कि भाई आपने फलाने-फलाने द्वारा आपको विधिक नोटिस भिजवाया गया है। उस नोटिस में मेरे द्वारा 1 लाख रुपए लिए गए थे, 10 लाख रुपए कभी नहीं लिए गए और भई उसमें जो भी है उसका खंडन करने के लिए आप अपने ज़रिए अधिवक्ता की माध्यम से आप उसको नोटिस का जवाब, जो चेक बाउंस में किसी का नोटिस आया है उसका जवाब दिलवा सकते हैं। अगर जवाब नहीं दिलवाते हैं तो उसमें ये समस्या आ सकती है। दूसरी बात क्या है, कई बार क्या है, कई लोग पूछते हैं कि सर चेक बाउंस के मामले में लिखा-पढ़ी भी है मेरे पास और चेक भी मैंने ले रखा है। तो मेरे भाई, जो चेक बाउंस के जो मामला है वो एक जो लेकुना है, अगर थोड़ा बहुत भी रह जाता है या कोई दिक्कत आती है, तो उससे बचने के लिए क्या है कि अपने अधिवक्ता जो भी आपका है उसकी राय लेके और लिखा-पढ़ी करें और उसमें चेक बाउंस का जो मामला बनता है, तो उसके लिए लिखा-पढ़ी वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि जैसे कि उदाहरण के लिए कि भई आपने एक लिखा-पढ़ी लिखी कि भई मैंने इस ऐसे रुपए उधार लिए हैं और ये पैसे मैं इतने समय में वापस दे दूँगा। इस एवज़ में मैंने ये चेक लिया गया है, जो आगामी तारीख पेशी का भरकर दिया गया है। जो उस राशि उस तारीख को अगर मैं नहीं देता हूँ, तो वो चाहे तो मेरा चेक बाउंस का मुकदमा कर सकता है, चाहे तो मेरा सिविल सूट कर सकता है। उसमें अगर अपन वो सारी बात लिखते हैं, तो फिर आप बचाव ले सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों को ये डर लगा रहता है कि मुझे जेल जाना पड़ सकता है, मेरे पास अभी पैसे का जुगाड़ नहीं है, या मैं पैसा तो देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा अभी नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? तो उसके लिए कुछ समय तक आप राहत ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या-क्या बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति आपको, जिस व्यक्ति को आपने नोट चेक दिया है और चेक देने वाले व्यक्ति द्वारा अपने ज़रिए अधिवक्ता के माध्यम से आपको एक नोटिस मिला है, तो नोटिस मिलने के बाद आपको, जिस दिन नोटिस मिला है, उसमें पहले आपको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए और आपको क्या बचाव ले सकते हैं, तो वो ध्यान रखने के लिए आपको कुछ समय निकल सकता है। तो जो डेट लगी होती है चेक में, उस डेट से 3 महीने के अंदर बैंक में चेक लगाना अनिवार्य है। अगर चेक नहीं लगाओगे तो वो भी काम नहीं आएगा। उसके अलावा जिस दिन चेक बाउंस हुआ है, उस दिन से 1 महीने के अंदर वकील का नोटिस दिलवाना जाना आवश्यक है। अगर वो भी नहीं दिया गया है, तो भी कोर्ट में आप चेक बाउंस का मुकदमा हार सकते हो। इसके अलावा अगर 1 महीना हो चुका है या 1 दिन भी ऊपर हो गया है, तो और चेक में अभी कुछ समय बचा हुआ है 3 महीने के अंदर, तो आप दोबारा भी पुनः उसको चेक को लगा सकते हैं। अगर 1 महीना जिस दिन बाउंस हुआ है उस दिन से 1 महीने के अंदर-अंदर आपने नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से अगर दे दिया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा फिर दूसरी क्या है कि जैसे अपन मुलज़िम पक्ष के हैं, तो जैसे ही नोटिस मिलेगा, जो 1 महीने के जो समय था उसमें आपने उसको उसने नोटिस दिया आपको, नोटिस देने के बाद जब
15 दिन व्यतीत होने के बाद, जिस दिन आपको प्राप्त हुआ उससे 15 दिन व्यतीत होने के बाद और उससे 1 महीने के अंदर मुकदमा करना अनिवार्य है। तो मुलजिम पक्ष अगर उसको डर बना रहता है तो जिस दिन आपको नोटिस मिला उससे 15 दिन वो और 1 महीना वो, 1.5 महीना तो उसमें समय मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे ही फिर आपको कोर्ट में अगर बुलाया जाता है और सम्मन के द्वारा, जब प्रसंज्ञान कोर्ट द्वारा ले लिया जाता है, उसके बाद में भी आपके पास पहले क्या है कि कम से कम 2 महीने की तारीख आती है। तो 2 महीने की तारीख आएगी, पहले सम्मन है। अगर आपके पास कोई पैसे का जुगाड़ नहीं है तो आप सम्मन में कोर्ट में न जाकर आगामी तारीख का इंतजार करें और अपने अधिवक्ता के माध्यम से और उसमें मुकदमे में ऑनलाइन चेक करते रहें। उसके अलावा फिर दूसरी ऑप्शन क्या है कि फिर उसके बाद में जमानती वारंट निकलेंगे। जमानती वारंट में आप 2 महीने का समय मिलता है, तो 2 और 2 4 और 5-6 महीने आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको जमानत करवानी है तो आप जमानत करवा सकते हैं, और उससे पहले अगर आपके पास पैसे का जुगाड़ है तो आप कोर्ट में पैसा देकर और अपना मुकदमे में फैसला करवा सकते हैं। और बीच में भी आप कभी भी मुकदमे में फैसला करवा सकते हैं, ये नहीं है कि आपको उसी डेट पे करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको कुछ समय मिलना है, और उसके लिए आप अधिवक्ता के माध्यम से आप उससे संपर्क करते रहिए। उसके अलावा जो शुरू में जो सम्मन निकलते हैं वो कोर्ट द्वारा भेजे जाते हैं। उसके अलावा जो जमानती वारंट और अरेस्ट वारंट है वो पुलिस लेके जाती है। तो कई बार ये डर लगाता है कि पुलिस आ गई, तो पहले उस पर देख लीजिए BW बेलेबल वारंट या जमानती वारंट ऊपर लिख रखा है, या अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट है, या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ऑनलाइन चेक किया है कि उसमें क्या चल रहा है, तो उसके बारे में आप बचाव ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अरेस्ट वारंट एन एक्ट में आपके निकल चुके हैं तो आपको आप जेल जाने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके अधिवक्ता के माध्यम से आप कोर्ट में सरेंडर हो सकते हैं। तो आपकी उसी समय आपके जमानती पेश करने पर जमानत हो जाएगी। अगर आप अरेस्ट वारंट निकलते हैं और उसके बाद में आप पुलिस उठा कर लाती है तो एक दिन आपको जेल में रहना पड़ेगा, दूसरे दिन फिर आपको कोर्ट में पेश होगा। तो इससे बचने के लिए आप, अगर अरेस्ट वारंट भी निकला है तो आप स्वयं अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर होकर और अपनी जमानत करा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, साधारण भाषा में जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और मैंने आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।